हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टियोज एस में। आज हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। इसमें हम यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और रेलवे से जितने रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और सिर्फ ये इन एग्ज़ामों में नहीं, बेसिकली आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, बीएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स, तो इसमें भी ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और अगर आप बीएड का भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये जो इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा ट्यूटोरियल फर्स्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये जर्नी हम आज से स्टार्ट करते हैं। इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब्ड बाय द, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब्ड बाय द एडम स्मिथ रेफर्स टू द, अब जो इनविजिबल हैंड जो डिस्क्राइब किया था एडम स्मिथ, एडम स्मिथ क्या है, आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है सप्लाई मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट अल्टीमेटली सेटिस्फाई द जर्नल इंटरेस्ट। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेगा। ठीक है, तो ए का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अ फ्री मार्केट इकोनॉमी विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट टू रीजनेबल प्राइसेस बिकॉज सप्लायर मेक प्रॉफिट ओनली व्हेन द सप्लाई व्हाट कंज्यूमर वांट्स। तो इसमें ये होता है इनविजिबल हैंड्स का ये मतलब हो जाता है जो सप्लायर डिसीजन मेकिंग करता है किसी भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है अपने जनरल इंटरेस्ट को। जैसे हम फ्री मार्केट की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो उसकी एक रीजनेबल प्राइस होती है। ठीक है, तो सप्लायर क्या करता है, मेक अपने लिए प्रॉफिट करता है और कंज्यूमर उसकी इच्छा मतलब पूरा करता है। तो एक तरीके से ये चेंज चलता रहता है। तो इनविजिबल यहाँ हैंड का मतलब क्या है, सप्लायर जो होता है वो डिसीजन लेता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अंत में सेटिस्फाई करता है। तो इनविजिबल हैंड का ये मतलब हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज स्कार्स, जब गुड एंड सर्विसेज स्कार्स होते हैं, स्कार्स की मतलब क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो क्या है, अनलिमिटेड है, तो स्कार्स का मतलब कमी होता है। तो इसका जरा आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी है, देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट अवेलेबल फॉर एवरीबडी हु वांट्स इट फॉर फ्री। स्कार्स का मतलब वो होता है जैसे कि आप मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ की आपकी कमी को पूरा हर टाइम पे तो कोई पूरा नहीं कर सकता और हर चीज़ आप हमेशा फ्री तो पा नहीं सकते। तो स्कार्सिटी किसी गुड्स के और सर्विसेज के टर्म में वही तभी होगा जब जब वो चीज़ें इनफ अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कार्सिटी मीन्स दैट देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग फॉर एवरीवन हु वांट्स इट फ्री। मतलब स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि ये सबके लिए इनफ नहीं होता है और सबके लिए फ्री नहीं होता है। इन दिस केस हाउ डू वी डिसाइड हु गेट्स एवरीथिंग दैट इज स्कार्स विल हैव प्राइस, द प्राइस डिटरमाइंस हु गेट्स एंड हु डज नॉट। तो जब स्कार्सिटी का मतलब हो जाता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है, किसी गुड्स का प्राइस हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, फिर अगर उसका जो सप्लाई है मार्केट में कम हो जाता है तो उसको किसी न किसी मनी के अमाउंट में बेचा जाने लगता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उसको खरीद लेता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो नहीं खरीद पाता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर आर, ह्यूमन वांट्स और डिज़ायर क्या होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्चुअली अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की इच्छा होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन आवर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट व्हेन गिवन अ चॉइस यू वांट मोर rather than less. Each time you make choice between alternative, the choice made is one that you believe in increase your total welfare. तो अब इकोनॉमिक्स में इच्छाएं बहुत असीमित होती हैं, ठीक है, तो आप चॉइस करते हैं कि ये गुड हमें ख़रीदना है कि ये गुड ख़रीदना है, ठीक है।
तो ये क्यों आप गुड्स को मतलब चॉइस करते हैं? क्योंकि अपने वेलफेयर मतलब अपने प्रॉफिट या फिर वेलफेयर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। डिज़ायर और इच्छा क्या होती है? ये होती है वर्चुअली अनलिमिटेड होती है। इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होती है? अनलिमिटेड। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे स्कार्सिटी इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन, इन एवरी कंट्री एंड एवरी हाउस होल्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है वनली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, वनली इन कमांड इकोनॉमीज, वनली इन पुअर कंट्रीज, इन एवरी कंट्री एंड एवरी हाउस होल्ड। तो सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये नहीं है, ये कहा है हर जगह पे हर कंट्री में प्रॉब्लम है और हर हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है। कमी होना किसी चीज़ की हर हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The only way not to have scarcity is for everyone to have everything they want for free. Impossible situation, मतलब जो लोग उनको फ्री में हर चीज़ें मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्कार्सिटी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सब जगह हो, सबके साथ होती है। इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी अननेसेसरी इफ देयर इज नो। अब इसमें क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, स्कार्सिटी। इकोनॉमिक जो एनालिसिस है वो अननेसेसरी हो जाएगा कब? जब कोई मतलब स्कार्सिटी कमी नहीं होगी, मतलब सब लोग फ्री में सब कुछ पाएंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स एनालिसिस हम क्यों करेंगे? तो जब कमी होती है तभी तो प्राइस आता है, डिमांड सप्लाई का टर्म आता है। ठीक है, तो इसीलिए स्कार्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस रिवॉल्व्स अराउंड द fact that we live in the world scarce resource, therefore the problem became how do we meet people and wants and needs in a world of scarcity। तो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सब कुछ रिवॉल्व करती है किसी के अराउंड? स्कार्स रिसोर्स के अराउंड, मतलब जो रिसोर्स हमारा स्कार्स है उसके अराउंड घूमती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारी मतलब नहीं होता तो मतलब इकोनॉमिक्स एनालिसिस हो ही नहीं पाता, क्योंकि डिमांड सप्लाई प्राइस ये सब टर्म आते ही नहीं। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस थे, टैक्सेस, गवर्नमेंट एंड मनी। तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब अभी ये चीज़ें बाद में हम देखेंगे, पर अभी हम जब फर्स्ट ट्यूटोरियल में देख रहे हैं तो हम किसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे? डिमांड सप्लाई स्कार्सिटी। तो हमारे ये कौन सा ऑप्शन में सही होगा? सी ऑप्शन। अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, तो रिसोर्स जब स्कार्स होगा तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कास्ट आर ज़ीरो। People must make choice among the alternatives. All human wants and desire are satisfied. Resources price are flexible. तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करेगा? चॉइस करेगा। मान लीजिए कि किसी चीज़ की स्कार्सिटी है, लैंड की स्कार्सिटी है, तो वो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेगा कि जिससे मतलब वो दूसरी चीज़ को चूज़ करेगा कि उससे उसकी ज़रूरत जो है पूरी हो सके। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। नो मैटर्स व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम पीपल लिव, एवरीवन इज़ फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो ये स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम हर जगह देखी जाती है। इकोनॉमिक्स डील विथ, इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? स्कार्स रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड वांट्स, और है अबंडेंट रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, एंड लास्ट वन इज अबंडेंट रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, स्कार्स रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। हमारी इच्छा क्या है? बहुत ज़्यादा है, और हमारी रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स है। और सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे लिमिटेड वांट्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसमें देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नो मैटर्स व्हाट पॉलिटिकल सिस्टम पीपल लिव अंडर, देयर ऑलवेज बी अ पीपल हु वांट्स मोर देन इकोनॉमिक कैन फ्री प्रोवाइड देम। मतलब सब लोग चाहते हैं कि हमें मतलब इकोनॉमी में हर चीज़ फ्री हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ फ्री हो। ठीक है, तो इसीलिए स्कार्सिटी आती है और हमारी अनलिमिटेड वांट की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक्स वो किससे डील करता है? हमारे स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट से वो करता है, वो डील करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी। रिसोर्स किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? फर्स्ट है मनी, मैन, मनी, मशीन्स,
सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। थर्ड वन इज़ ह्यूमन, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हमारा बेसिक रिसोर्स क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। मतलब हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी जो होता है वो बेसिक फंडामेंटल आपका वो है, क्या बोलते हैं कि रिसोर्स है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 4 resources to grow an economy are land, labor, capital and in a free market entrepreneurship in command system. The fourth resource would be government। ठीक है, तो फोर्थ रिसोर्स आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट हो जाएगा। और दीज आर द बेसिक फंडामेंटल रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप मतलब प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल तो लगता ही लगता है। तो आपका ये 8th क्वेश्चन हो गया। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स लैंड रेफर्स, लैंड किससे रेफर्स करता है? ओनली to a plot of ground on a surface of earth, to specific area of earth in a country or region, rural region or a distinguished from a urban area, any and all natural resource। तो इसमें लैंड का जो पार्ट होता है वो मतलब किसी भी तरीके का, मतलब एक तरीके का, मतलब एक आप कह सकते हैं एक पार्ट के लिए नहीं होता है, मतलब स्पेसिफिक कोई पार्ट नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा? ऑल नेचुरल रिसोर्स, सब चीज़ आ जाएंगे। Land resource is anything from earth. Some examples of land resource are timber, fresh water, fertile land, copper, iron ore, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें मतलब इसमें आ जाएंगी। तो आपका जो इसमें लैंड रिफर्स का मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्स है। अब हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन एफर्ट इन अटेम्प्ट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स एज। जो फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं, मैन पावर बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं और परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसका ऑप्शन है लेबर बोलते हैं। जैसे फिजिकल जो मेंटल जो आपका ह्यूमन एफर्ट होता है वो क्या होता है? लेबर होता है। जैसे हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम अपना क्या देते हैं? फिजिकल जो एफर्ट देते हैं वो क्या देते हैं? लेबर देते हैं। मैन पावर कहीं ना कहीं अलग होता है। मैन पावर मतलब एक तरीके का मतलब जनता का पावर देखा जाता है। जैसे किसी जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है वो मैन पावर से किया जाता है। प्रोडक्टिविटी एक अलग चीज़ हो गई, परफॉर्मेंस भी एक अलग चीज़ हो गई। मैन पावर दैट इज डायरेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफाइंड एज अ लेबर। एक तरीके का लेबर जो होता है मैन पावर होता है जो डायरेक्टेड क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करता है और करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या करता है? लेबर को डिफाइन करता है। मतलब ये लेबर इक्वल्स टू मैन पावर ही होता है पर वो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। लेबर इज़ अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम। लेबर जो होता है वो किससे डिराइव होता है? इसका ऑप्शन है डी, मतलब लेबर जो होता है वो टाइम से डिराइव होता है। ठीक है, लेबर कैपिटल नहीं हो सकता है। लेबर जो होता है वो कैपिटल नहीं हो सकता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स भी नहीं हो सकता है। ये क्या होता है? टाइम होता है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन इट कम्स टू स्किल्ड लेबर। इट टेक्स टाइम टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू प्रोडक्टिव इन अ हाई टेक इकनॉमी वी लिव इन। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब सही है कि इसके हमें इस समय के मतलब जो इस समय युग चल रहा है उसमें क्या चाहिए कि हमारा जो लेबर है वो क्या होना चाहिए? आपका एकदम हाईटेक होना चाहिए, जिससे मतलब उसका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो हमारा जो लेबर होता है अल्टीमेटली किससे डिराइव होता है? टाइम से डिराइव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू। अब कैपिटल क्या होता है? स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑफिशियल एसेट्स और मनी। मतलब पहला ऑप्शन आपका मनी है, सेकंड है स्टॉक, बॉन्ड, ऑफिशियल एसेट्स एंड सीट ऑफ गवर्नमेंट, मशीन बिल्डिंग एंड टूल्स। अब कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मशीन बिल्डिंग एंड टूल्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि जब हम दो चीज़ की बात होती है, जब किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करते हैं तो दो चीज़ यूज़ करते हैं, या फिर कैपिटल यूज़ करते हैं या फिर लेबर यूज़ करते हैं। तो लेबर में क्या आ जाता है? मैन पावर। ठीक है, और कैपिटल पे आपका क्या आ जाता है? मशीन्स, बिल्डिंग एंड टूल्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपिटल आर दोज रिसोर्स विच कैन बी used to produce goods and services and attempts to solve the economic problem। ये क्या होता है? रिसोर्स को मतलब यूज़ करके, अपने रिसोर्स को यूज़ करके क्या करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया। अब हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन देखते हैं। द कॉपी मशीन डुप्लीकेट
conducted this exam, an economic professor knowledge of economics, the building in which this class is located, the amount of tuition which you paid for this class. तो क्या हो जाएगा, जो आप अपने मतलब अमाउंट को पे कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉलेज होता है किसी भी मतलब प्रोफेसर का या फिर उसका, तो ये वो क्या हो जाता है, काइंड ऑफ अ कैपिटल हो जाता है। कैपिटल होते ही है। द नॉलेज टू वर्क विथ कैपिटल इज कॉल्ड अ ह्यूमन कैपिटल। जो नॉलेज के साथ अपना काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर जो ट्यूशन वाली बात की जा रही है क्लास में, तो वो अपना मतलब जो ट्यूटर है क्या क्या यूज़ कर रहा है, अपना नॉलेज यूज़ कर रहा है किसी क्लास में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इस ऑप्शन को सही बोलेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ होगा, मतलब पहले जो कॉपी मशीन डुप्लीकेट टू दिस एग्ज़ाम, वो वाला भी ऑप्शन सही है। दूसरा है इकोनॉमिक्स प्रोफेसर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो भी ह्यूमन कैपिटल होगा। और बिल्डिंग इन विच द क्लास इज़ लोकेटेड, वो भी एक तरीके का कैपिटल है। और फोर्थ इज़ द अमाउंट ऑफ ट्यूशन विच यू पेड फॉर दिस क्लास इज़, अब जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं इस क्लास के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल तो नहीं, ये तो एग्जाम्पल है ही नहीं, तो ये हमारा मतलब अलग चीज़ हो जाए। 14th क्वेश्चन को देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर क्या होता, इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं जरा। इन इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजर हु सीक्स प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एंड इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्क। रिस्क वाला जो फैक्टर आ जाता है वो एंटरप्रेन्योर ही लेता है, मतलब कोई भी स्टार्टअप जो करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म का, तो वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, तो वो रिस्क लेता है, तो वो हो जाता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, जरा देखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन यूजिंग इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, तो ये तो होगा ही नहीं। और है एडमिनिस्ट्रेटर हु रन एंटरप्राइज विदाउट एक्सेप्टिंग रिस्क ऑफ फाइनेंस, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं deriving from force which directs and grows the economy in a free market economy is, अब जो डिराइविंग फोर्स होता है जो हमारे ग्रो करता है इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी में, तो क्या होता है, उसी ऑप्शन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है जो कि हम रिस्क लेता है, प्रोडक्शन करवाता है, प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करता है, कभी कभी उसका जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी डूब जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, भले ही लेबर मतलब ह्यूमन लेबर हो, फिजिकल कैपिटल हो, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा तो वो चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब क्या है, एनी वन कैन बी अ एंटरप्रेन्योर, इट डज नॉट नेसेसरी टेक अ लॉट ऑफ मनी। एंटरप्रेन्योरशिप इज एटीट्यूड फ्रॉम द than anything else. If you have a dream to owning your own business and have a plan to start or develop a business into a profitable venture, take action and your dreams and you are an entrepreneur. ठीक है, तो आप अपना मतलब कोई भी वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, उसमें रिस्क तो ज़रूर होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप फेल ही हो, उसमें पास भी आप हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप होना ही चाहिए किसी भी इकोनॉमिक को डिराइव करने, मतलब ड्राइव करने के लिए, एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी को के लिए ये, क्योंकि ये पुश करता है इकोनॉमी को कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेबर्स को नौकरी मिले, मतलब वो अपना काम कर सके, उन्हें अर्निंग हो सके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉफिट इज़ द पेमेंट रिसीव बाय द, अब प्रॉफिट कौन रिसीव करता है यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर ही, ऑब्वियस सी बात है एंटरप्रेन्योर करेगा, क्योंकि वो उसने क्या लिया है, रिस्क लिया है। ठीक है, वो किसी भी वेंचर को स्टार्ट करा तो उसने रिस्क लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट ओन करेगा वो कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा। रिवार्ड टू समवन टू टेक रिस्क इन अ बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। जो बिजनेस फॉर्म में मतलब रिस्क लेता है और उसको जो कुछ मिलता है मनी के टर्म में, तो वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रॉफिट इज़ नोन एज, प्रॉफिट क्या होता है, रेंट होता है, मेकअप होता है, मॉनेटरी एग्रीगेट होता है, रेजिडेंशियल प्रोक्लेम्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। जो रेसिडुअल क्लेम्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर उस रिस्क ले रहा है, जो भी बच रहा है सब कुछ, सब मतलब सब इन्वेस्ट करने के बाद
अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन लेता है, वो वही लेता है जो रिस्क ले रहा है, तो यानी वो एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर ही प्रॉफिट को लेगा। रेजिडुअल इज़ द लेफ्ट ओवर, मतलब जो बचा हुआ है, व्हेन वन टैलीज अप एंड टोटल when revenue and the total cost are result of the business venture, if there is something left over there is something called a profit। अगर हमारा जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, हम जिस अमाउंट जिस रुपये में बेच रहे हैं, अगर वो उसको बेच के अगर हम कुछ चीज़ें अपना जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे, तो वो जो रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी चीज़ें अर्न कर पा रहे हैं वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कौन लेता है, आपका एंटरप्रेन्योर लेता है। अनलाइक अ सर्विस अ गुड, अब अनलाइक सर्विस और गुड क्या होता है, इज़ अ डिज़ायर, यूजेस रिसोर्स टू सेटिस्फाई वांट, इज़ अ फिजिकल एंड टेंजिबल, अबंडेंट एंड फ्री। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। द वर्ड गुड इन टर्म्स इकोनॉमिस्ट यूज द सिग्निफाई समथिंग फिजिकल एंड टेंजिबल दैट इज़ यूजफुल, मतलब जो चीज़ फिजिकल है और जो चीज़ यूजफुल है, अनलाइक अ रिसोर्स और गुड है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडम स्मिथ बिलीव दैट, क्योंकि ये फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो एडम स्मिथ क्या बिलीव करते थे, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटेड इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका पब्लिक वुड ऑलवेज फॉस्टर इकोनॉमिक फ्रीडम एंड ग्रोथ। थर्ड वन इज एवरी वन वुड बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिनिमल गवर्नमेंट एंड अ प्योर डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 4 ऑप्शन है। तो एडम स्मिथ का क्या बिलीफ था, जो कि मतलब एवरी वन वुड बेनिफिट, उनको सब बेनिफिट हो फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिनिमल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड से और मिनिमल गवर्नमेंट से। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स, ये मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के फादर थे। बिलीव दैट इनविजिबल हैंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट वुड बी गाइड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी टू प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो ये मतलब ऐसा बिलीव करते थे, जो कि जो इनविजिबल हैंड है वो क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, जो कि आपको गाइड करता है किसी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लाने के लिए। हाउएवर गवर्नमेंट डज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फ्री मार्केट सिस्टम। तो जो गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, फ्री मार्केट सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सेकेंड मतलब लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट को मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। पहला है ओन एंड सेल रिसोर्सेज, they are risk takers, they own resources and direct the production of goods and services, all of above, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि वो ओन करते हैं और सेल करते हैं रिसोर्स को, ठीक है, वो रिस्क भी लेते हैं और वो रिसोर्स को क्या करता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को भी डायरेक्शन देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्री मार्केट सिस्टम वुड नॉट फंक्शन इफ एंटरप्रेन्योर इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स दैट गवर्नमेंट टेक ऑन ओवर द डिफॉल्ट। तो जब एंटरप्रेन्योर अगर नहीं रिस्क लेगा तो कौन, गवर्नमेंट ही लेगा, ऑब्वियसली बात है। पर इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो ज़रूर नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें। और ये वीडियोस आपके लिए एमकॉम बीकॉम के सारे जितने यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए है। और सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को ये कवर नहीं करेगा, आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और रेलवेज़ के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। ज़रूर से ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।